डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग घटना चक्र का अगले कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो कि यूपीपीएससी तथा अदर स्टेट के प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम लोग सीधे प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? विकल्प हैं अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभ। तो विकल्प हमारा डी सही है, ऋषभ। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इनकी मृत्यु 58वें कैलाश पर्वत पर हुई थी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर। तो विकल्प बी सही है, 24वें तीर्थंकर। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? विकल्प हैं श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी उद्यान, कुलमलय, पावापुरी। विकल्प डी है पावापुरी। भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? विकल्प हैं यशोदा, अनुजा, त्रिशला, देवानंदी। विकल्प सी सही है आपका, त्रिशला। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के दो अन्य नाम श्रेयांश और यशांश मिलते हैं। इनकी माता त्रिशला के भी दो नाम प्रियकारिणी, विदेहदत्ता मिलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? विकल्प हैं 2000 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। अगला विकल्प है 2001 ईस्वी में, फिर अगला विकल्प है 2005 ईस्वी में। तो विकल्प आपका ए सही है, यानी कि 26वां जन्मोत्सव जो है 2000 ईस्वी में मनाया गया था। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इस जन्म तिथि के आधार पर महावीर का 26वां जन्मोत्सव 2000 ईस्वी में था। इस जन्म तिथि के संदर्भ में उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर के जन्म की एक अन्य तिथि 540 ईसा पूर्व तथा मृत्यु की तिथि 463 ईसा पूर्व है। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? विकल्प हैं शाक्य, ज्ञात्रिक, मल्लास, लिच्छवी। विकल्प बी से है ज्ञात्रिक। महावीर का जन्म 599 ईस्वी ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। उनकी माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। अतः स्पष्ट है कि महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। अगला विकल्प है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र, अंग। विकल्प डी सही है आपका, अंग। जैन साहित्य को आगम यानी कि सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वो शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? विकल्प हैं समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। तो विकल्प सी सही है आपका, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। अगला टॉपिक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। किस प्रकार का मृदभांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? विकल्प हैं चित्रित धूसर बर्तन, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, गेरू रंग वाले मृदभांड, काले और लाल बर्तन। विकल्प बी सही आपका, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पुरातत्व के अनुसार
ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड द्वितीय शहरीकरण अवस्था का आरंभ काल है। इस मृदभांड को संक्षेपाक्षर NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहते हैं। NBPW काल में ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। विकल्प हैं चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, काले और लाल मृदभांडों के साथ, गेरुए रंग के मृदभांडों के साथ, उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांडों के साथ। तो विकल्प ए सही है, चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। लोहे की प्राचीनतम संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिच छत्र, अंतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? विकल्प हैं बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। विकल्प आपका सी सही है, बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने चंडप्रद्योत अवंती शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीव को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? विकल्प हैं चारवाक, कौटिल्य, पाणिनि, कपिल। तो विकल्प सी से पाणिनि। पाणिनि संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण एवं हिंदू महर्षि थे। इन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर एक व्यवस्थित व्याकरण की रचना की है। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? विकल्प हैं डेरियस, साइरस, सुकरात, अरस्तु। तो विकल्प डी सही है, अरस्तु। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों को विजित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? विकल्प हैं अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। तो विकल्प बी सही है, अजातशत्रु। यानी कि अजातशत्रु ने जो है सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, जबकि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो विकल्प बी सही है, बेबीलोन में। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। यानी कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। सुलेखन क्या होता है? सुंदर हस्तलेख, मूर्तिकला, शिलालेखों पर नक्काशी, चित्रकला का उन्नत ढंग। तो विकल्प ए सही है, सुंदर हस्तलेख। यानी कि सुलेखन का मतलब होता है सुंदर हस्तलेख। सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो प्राचीन काल में जो है सारे ग्रंथ कुछ भी लिखना होता था तो संस्कृत भाषा में लिखते थे। तो विकल्प ए आपका सही संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। अगला प्रश्न है, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक। तो विकल्प ए सही है, इतिहास का जनक। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इनके इतिहास का जनक किससे माना जाता है? तो विकल्प ए होगा, हेरोडोटस। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं, और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने
वाले तटों पर पड़ाव डाला था। विकल्प हैं रावी के, झेलम के, सतलुज के, चिनाब के। विकल्प बी से झेलम के। सिकंदर और राजा पुरु के मध्य युद्ध झेलम नदी के पास हाइडेस्पीज नामक जगह पर हुआ, जिसके बाद इस युद्ध को हाइडेस्पीज युद्ध कहा गया। इसमें सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया, किंतु राजा पुरु की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस लौटा दिया। साथ ही युद्ध ने यूनान व भारत के बीच स्थल मार्ग की खोज की और दो प्राचीन संस्कृतियों को समीप ला दिया। यानी कि जो अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर कहते हैं, और पोरस, ये दोनों जो है झेलम नदी के पास जो है हाइडेस्पीज नामक जगह पर जो है ये लोग जो है युद्ध किए। तो जिसके बाद इस युद्ध को लोग जो है हाइडेस्पीज युद्ध कहा गया। यानी कि युद्ध का स्थान का नाम है हाइडेस्पीज और बाद में यही जो है हाइडेस्पीज का युद्ध कहा गया। तो हाइडेस्पीज का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पुरु के बीच में। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। विकल्प है हाइडेस्पीज में, झेलम में, पानीपत में, तराइन में। विकल्प ए आपका सही हाइडेस्पीज में। देखिए घटना चक्र में बार बार प्रश्नों को रिपीट करने से और जो डिस्क्रिप्शन में पढ़ने से यानी कि बार बार रिवीजन हो जाता है, इससे हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई कहाँ लड़ी थी? हाइडेस्पीज में। यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। हाइडेस्पीज को वर्तमान में झेलम नाम से जानते हैं, परंतु अधिक उपयुक्त विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? विकल्प हैं काशी, मिथिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। तो विकल्प आपका बी सही, मिथिला। यानी कि ये तीनों विद्वान जो कपिल, गार्गी और मैत्रेय हैं, मिथिला के ही निवासी थे। कपिल, गार्गी और मैत्रेय के घर मिथिला में था। प्रसिद्ध गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद मिथिला नरेश जनक के दरबार में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। पहला है नंद, दूसरा शिशुनाग, तीसरा मौर्य, चौथा हर्यक। तो विकल्प आपका सी सही है। यानी कि पहले जो है हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर जो है मौर्य वंश। तो विकल्प आपका सी सही है। दिए गए मगध के राजवंशों का कालक्रमानुसार इस प्रकार होगा। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक, यानी कि हर्यक वंश ने 544 से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर उसका शिशुनाग वंश जो 412 ईसा पूर्व से 345 तक शासन करता है। उसके बाद फिर आता है नंद वंश जो 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। फिर अगला आता है मौर्य वंश, यानी 322 से 184 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य वंश रहता है। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। विकल्प डी सही, पतंजलि ने। यानी कि महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान करिए। विकल्प हैं चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। विकल्प सी सही है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धस्थ थे। अब हम लोग अगले टॉपिक में मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अगला टॉपिक है आपका मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? विकल्प हैं बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, विष्णुगुप्त। विकल्प सी सही होगा, बिंदुसार।
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने। विकल्प ए से होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अर्कोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिसदाई के क्षेत्रों को दे दिया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? विकल्प हैं प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। तो विकल्प बी से केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र केंद्रीकृत शासन के आधिपत्य पर आधारित था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? विकल्प हैं तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, उसका बौद्ध धर्म को अपनाना, सिलोन को उसका मिशनरी भेजना। तो विकल्प बी से कलिंग युद्ध, यानी कलिंग युद्ध से ही जो है अशोक के हृदय परिवर्तन हो गया और उसने फिर भविष्य में युद्ध न करने की शपथ ली और फिर उसने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? विकल्प हैं अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए सही है अजातशत्रु, यानी कि बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के शासक थे, लेकिन अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था, इसका संबंध हर्यक वंश से है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और अजातशत्रु इसका पुत्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? विकल्प है मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो विकल्प आपका ए सही है मौर्य, यानी कि प्राचीनतम वंश जो है मौर्य राजवंश है। दिए गए राजवंशों में प्राचीनतम मौर्य राजवंश 322 से 185 ईसा पूर्व है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से की थी। महान सम्राट अशोक इसी राजवंश का था। कण्व राजवंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, कुषाण राजवंश 15 ईसा से पूर्व से 230 ईस्वी तक तथा गुप्त राजवंश 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। विकल्प ए सही है मौर्य राजा अशोक। देव नाम प्रियदर्शी ये जो अशोक का नाम है इनके कई अभिलेखों से मिला है। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में से उस देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबंधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे वर्धन कहा गया है। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? विकल्प हैं रॉक एडिक्ट सेकेंड, रॉक एडिक्ट फोर्थ, रॉक एडिक्ट सिक्स्थ, रॉक एडिक्ट 13। विकल्प डी से रॉक एडिक्ट 13। अगला प्रश्न है 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ये घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? विकल्प हैं वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग फायान। तो सबसे पहले मेगास्थनीज ने भारत का भ्रमण किया था। दिए गए विकल्पों में से मेगास्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। विकल्प हैं कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। विकल्प सी सही है, मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी? इंडिका किसने लिखी? विकल्प हैं आदित्य सिंह, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग। विकल्प बी सही है, मेगास्थनीज। इनके इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज हैं। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वो पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? विकल्प हैं चंद्रालिका, चारुलता, गौतमी, करवाकी। तो विकल्प डी से करवाकी। करवाकी से अशोक बहुत प्रभावित था। अशोक की यही एकमात्र पत्नी है जिसका उल्लेख कौशाम्बी स्तंभ लेख में मिलता है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। इसलिए विकल्प आपका बी सही है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? विकल्प हैं समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। यानी विकल्प बी सही है, अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। निगलीवा या निकाल सागर स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक को 12वें वर्ष निगाल सागर आया और यहाँ कनक मुनि के स्तूप को संवर्धित एवं द्विगुणित करवाया। अब हम लोग अगले प्रश्न को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।